स्वागत है आप सभी का केडी कैंपस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हम लोगों ने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डाले हुए थे उसी क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं। तो एक बार ये जो सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं या जो क्वेश्चन हम लोगों ने दिया हुआ था, इससे रिलेटेड एग्जाम में और भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए समझते हैं एक एक करके और फुल डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहा है बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी इन 2012 ही हैड वर्कड इन, यहां पे एन होना चाहिए, एन आईटी फॉर्म 5 years अगो। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अगो और बिफोर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है कि अगो और बिफोर में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं अगो और बिफोर में डिफरेंस क्या होता है। जो अगो हमारा होता है वो हमारा होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। क्या होता है? बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट जो है अगो, उसका मतलब होता है। बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट। बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट। ठीक है, अब अगो और बिफोर ये दोनों की मीनिंग तो हमें पता चल गई। अब हमें यह पता करना है कि अगो का यूज हम कहां पे करते हैं, बिफोर का यूज हम कहां पे करते हैं। तो ऐसे समझते हैं, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि हाँ ये है क्या दोनों में डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं कि ये जो लाइन हमने खींची, ये लाइन हमारी टाइम लाइन है और टाइम लाइन में ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट है प्रेजेंट का। ठीक है, ये हमारा जो टाइम है क्या है, प्रेजेंट का। अब जब हम प्रेजेंट से अगर पीछे जाते हैं तो कहां जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। तो जब कभी भी प्रेजेंट से अगर हम पीछे जाते हैं तो कहां जाते हैं, पास्ट में जाते हैं। और जब पास्ट से कहीं पीछे जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, पास्ट ऑफ पास्ट में चले जाएंगे। कहां जाएंगे, पास्ट ऑफ पास्ट। मे बी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नया हो सकता है, बिल्कुल नया हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, समझ में आएगा 100%। तो ये देखिए, प्रेजेंट से जब हम पीछे जाएंगे तो पास्ट में जाएंगे और उसके भी पीछे जाएंगे तो कहां जाएंगे, पास्ट ऑफ पास्ट में जाएंगे। अब ये जो पास्ट है इसको हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है पास्ट ऑफ पास्ट, इसको हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। पास्ट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 और पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये बातें तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम प्रेजेंट में है, प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, पास्ट में। पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जब पास्ट से पीछे जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, आइए इन दोनों को इस टाइमलाइन पे रख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है अगो। अगो क्या कह रहा है, बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से कहां जाना है, पीछे जाना है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट और प्रेजेंट से हम कहां चले गए, पीछे चले गए। तो जब हम प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। तो जब प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो कहां जाएंगे, पास्ट में। तो पास्ट में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अगो। यानी कि जब प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो हम पास्ट में जाएंगे। पास्ट में यानी क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, अगो। दूसरा देखिए, बिफोर कहां यूज करते हैं, बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट। तो ये हमारा पास्ट हो गया और पास्ट से हम कहां चले गए, बैकवर्ड चले गए। तो जब पास्ट से बैकवर्ड चले जाएंगे तो यहां कहां चले गए, पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में अगर हमें यूज करने की बात करेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बिफोर का यूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आई होप कि ये बात जो है ना, अगो और बिफोर के बीच का जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को रख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी इन 2012। ये बात कर रहा है कब की, 2012 की। जैसे उसने ये बोल दिया 2012 में कंपनी ज्वाइन करने के पहले। तो भाई अगर 2012 में कंपनी ज्वाइन करने के पहले अगर वो ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बात जो बंदा बता रहा है 2012 में नहीं बता रहा होगा, वो 2012 के बाद बता रहा होगा। यानी क्या कि प्रेजेंट टाइम में ये बात बोल रहा होगा। तो जिस टाइम भी वो बात बोला होगा वो उसका प्रेजेंट रहा होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि ये जो बात बोल रहा है वो 2025 में बोल रहा है कि 2012 में कंपनी ज्वाइन करने के पहले। तो 2025 जो है, 2025 क्या हो गया, उसका प्रेजेंट हो गया। और 2025 में वो ये बात बोल रहा है, क्या वो कौन सी बात बोल रहा है, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी 2012। 2025 में ये बात बोल रहा है और बात कब की बोल रहा है, बात वो बोल रहा है 2012 की। ठीक है, तो बात वो 2025 में बोल रहा है और बात बोल रहा है 2012 की। ठीक है, तो 2012 2025 के लिए क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो पास्ट में हमने क्या यूज करना है, अगो। क्लियर? आगे देखो, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी 2012। ठीक है भैया, 2012 में उसने कोई कंपनी ज्वाइन करी थी। ही हैड वर्कड इन एन आईटी फॉर्म 5 years अगो। यानी कि 2012 के
5 साल पहले वो किसी आईटी फर्म में काम कर रहा था, 2012 के 5 साल पहले कहां कर रहा था, किसी आईटी फर्म में वो काम कर रहा था। तो भाई ये तो 2012 हो गया, इसके पहले हम आ गए यहां पे। अब जब हम यहां पे आ गए तो ये क्या हो जाएगा, 2012 के 5 साल पहले हम क्या आ गए, 2007 में। अब बात ये है कि बात तो वो प्रेजेंट में ही कर रहा था, बात तो वो प्रेजेंट में बता रहा था कि भाई मैं 2012 में इस कंपनी को ज्वाइन करने के पहले मैं 5 साल पहले किसी और कंपनी में जॉब करता था। तो इसका मतलब प्रेजेंट में ये बात बोल रहा है, प्रेजेंट से किसको रिलेट किया, पास्ट को, और उसके पहले भी, उसके 5 साल पहले काम करता किसमें, किसी आईटी फर्म में काम कर रहा था। तो अब ये समझिए, ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, और ये क्या हो गया, पास्ट पास्ट हो गया। तो पास्ट के लिए क्या यूज करना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां देखिए लिखा क्या हुआ, ही हैड वर्क। तो ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हैड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कह रहा है इन आईटी फॉर्म 5 years ago। तो एक बात बताइए भाई, पास्ट परफेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना पड़ता है, अगो की बिफोर। अगो तो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए क्या यूज करना पड़ता है, बिफोर। तो यहां पे जो अगो लिखा हुआ है, इस अगो की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर। क्यों, क्योंकि बात कब की कर रहा है, प्रेजेंट से रिलेट करने के बाद हमें पता चला या तो ये जो काम हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में होते ही हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर यूज करना पड़ेगा, अगो नहीं। ठीक है, अब एक वजह और जान लीजिए, जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो हम अगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं। तो भाई अगो को बिफोर में इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट और ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगो बिफोर इसी वजह से होता है। क्यों, क्योंकि अगो जो है हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में और बिफोर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, नोबडी डेयर्स टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। ठीक है, नोबडी डेयर्स टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। आपको एक छोटी चीज बता दूं कि देखिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो हम बनाते हैं किससे, सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। ऐसा हम तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, सिंपल होता है। क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। आ रही बात समझ में, सिंपल सेंटेंस हो या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हमें यूज करना पड़ेगा किससे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो आए, ना आए तो ना आए, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां तक तो चाहिए। ये हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसका फॉर्मेट ये होता है कि सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नॉट चाहिए और मेन वर्ब चाहिए। इतनी बातें तो चाहिए। अब आके आते, अगर मान लेते हैं कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो गया तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां पे हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहां पे चाहे तो हम नॉट भी यूज कर सकते हैं। कहां पे, जो नॉट हमने हटाया था, कुछ नहीं करना था, इस नॉट को हम यहां लिख सकते हैं अगर आया तो। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, इंटेरोगेटिव हो गया। तो क्या ये बातें समझ में आ गई, यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर बनाना है आपको तो इन्हीं तरीकों से बनता है। ठीक है, एक और देख लीजिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट आया तो आया, ना आया तो इस नॉट का कोई खास लेना देना है नहीं, मेन वर्ब, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी सिर्फ यही तरीके हैं जिससे दुनिया का कोई सेंटेंस हम बनाना चाहें तो बनता है, इसके अलावा और कोई सेंटेंस नहीं बनता है। यानी 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं आया है तो डायरेक्ट वर्ब आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो या तो नॉट आना चाहिए या तो इंट्रोगेटिव आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब यहां पे आया हुआ और हेल्पिंग वर्ब यहां आया हुआ है, एक में नॉट दिया हुआ, एक में नॉट नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब तभी चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी चीज हमारे पास एक चीज और देखिए, हमारे पास एक शब्द होता है डेयर। ठीक है, डेयर का मतलब होता है साहस। ठीक है, और एक होता है नीड, जिसका मतलब होता है जरूरत। ठीक है, जरूरत और साहस, ये दोनों जो वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, डेयर और नीड, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं, यही दोनों शब्द। ठीक है,
तो जब अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। सुनिएगा, समझिएगा मेरी बात को, कि जब कभी भी अगर डेयर, ठीक है, और नीड अगर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुए तो इसका मतलब कि सेंटेंस क्या होगा, या तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा तो सेंटेंस कुछ नहीं हो सकता अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो रहे हैं तो, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, मेन वर्ब होंगे, क्या होंगे, अगर ये मेन वर्ब हो जाते हैं, मतलब डेयर और नीड जो है, डेयर और नीड जो है अगर वो मेन वर्ब होते हैं, तो जब अगर वो मेन वर्ब होंगे तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, इसके पहले क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब होंगे तो क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा नहीं। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया, आ जाइए। अब यहां देखिए कि क्वेश्चन पे आइए, सबसे पहला सेंटेंस देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का कोई सेंटेंस अगर बन रहा होगा तो इन्हीं दोनों तरीके से बन रहा होगा, ठीक है, क्या है, इन्हीं दोनों तरीकों से बन रहा होगा। अब अगर इन्हीं दोनों तरीकों से बन रहा, इन्हीं सारे तरीकों से बन रहा होगा तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस बना है ना, इन्हीं किसी एक तरीके से बना होगा, ठीक। एक छोटी चीज और जान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा कोई मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद अगर हमने कोई और मेन वर्ब लिखना है तो बीच में हमें टू लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर आया तो आए, ना आया तो ना आए, कोई बात नहीं। यानी क्या समझिए इस बात को कि अगर हमने सब्जेक्ट लिखा है, अगर हमने कोई मेन वर्ब लिख दिया तो सब्जेक्ट मेन वर्ब और उसके बाद भी क्या, दूसरी भी मेन वर्ब, अगर दो मेन वर्ब एक साथ लिख रहे हैं ना तो बीच में क्या करेंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहां पे लिखा आई वांट। अब ये जो वांट है ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब हमने ना एक और मेन वर्ब लिखना है, हमें लिखना है क्या, गो। आई वांट टू गो हमने लिख दिया यहां पे देयर। तो अब देखिए ये गो भी मेन वर्ब है और वांट भी मेन वर्ब है, तो बीच में क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। आई होप कि जितनी बातें मैं यहां बताएं वो समझ में आया होगा आपको। आइए आगे, क्या रहा है, नो बडी डेयर्स, नो बडी डेयर्स। तो ये जो नो बडी है ना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो डेयर्स क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, डेयर्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस तो ऐड करना ही पड़ता है बेस फॉर्म में। दूसरा देखिए यहां पे क्या है, एक्सेप्ट हमारी क्या है, मेन वर्ब है, तो ये एक्सेप्ट मेन वर्ब है और ये डेयर मेन वर्ब है। तो जब दो मेन वर्ब एक साथ है तो बीच में हमें क्या करना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। तो यहां तक तो सेंटेंस सही है, दिस चैलेंज टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इस सेंटेंस में आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, इट वॉज कम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज छोटी सी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको कि देखिए कभी भी सेंटेंस को सबसे पहले यह पहचानना सीखिए कि जो सेंटेंस लिखा गया है वो कैसा सेंटेंस है, किस में है, एक्टिव में है या पैसिव में है। तो देखिए पैसिव पहचानने का बिल्कुल बेसिक तरीका, पैसिव पहचानने का बिल्कुल बेसिक तरीका यह होता है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाई वाई से पैसिव नहीं पहचाना जा सकता, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होगी, पैसिव हो जाएगी। बात को समझिए, ये बी क्या है ना, तो ये जो बी है ना, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये जो लिखी हुई वर्ब्स हैं ये सारी की सारी, इनके बाद कभी भी अगर क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए ना, तो हमेशा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब सेंटेंस पे आ जाते हैं, कह रहा है इट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज जो हो क्या हो गया, बी की फॉर्म हो गई, और ये कम जो है क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस में लिखा है, पैसिव में लिखा है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया पैसिव में, क्लियर। अब एक चीज और जानने की नीड है कि कभी भी कोई भी अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसी का पैसिव बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको किस में लिखा जा सकता है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस किस वर्ब का बनेगा, जो वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। यानी पैसिव वॉइस उसी वर्ब का बनेगा जो वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। दूसरा, अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है, क्या है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस है ना वो नहीं बनता। क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन से वर्ब का नहीं बनता, जो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा नहीं,
ठीक है। अब बात यह है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांसिटिव है? तो भाई उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में आने के बाद ये आप इस योग्य बन जाएंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। बात तो सही है कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद नहीं आता है, लेकिन ये हमको कैसे पता चलेगा या हम कैसे पहचानेंगे कि किसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, किसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए? तो ये सारी बातें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए ये जो कम वर्ब है ना, ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब इंट्रांसिटिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है इसका पैसिव बनेगा नहीं। पैसिव बनेगा नहीं तो सेंटेंस गलत हो गया। तो पैसिव बनेगा नहीं तो इसका मतलब इसको एक्टिव में लिखना पड़ेगा। एक्टिव में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? देखिए वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, और हमें लिखना पड़ेगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। तो यहां पे जो कम लिखा हुआ है ना, अगर उसकी जगह हम केम कर दें तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला है जो इस सेंटेंस में गलती है वो किस पार्ट में है? ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैन रीच्ड देयर विदाउट सम डिफिकल्टी। ठीक, द मैन रीच्ड देयर विदाउट सम डिफिकल्टीज, तो एक आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, छोटा सा सेंटेंस नहीं, पहले सम और एनी का डिफरेंस जान लीजिए। एक हमारा होता है सम और एक हमारा होता है एनी। सम जो हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव। ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? सम का। और एनी जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसके साथ? नेगेटिव मीनिंग के लिए, नेगेटिव मीनिंग के लिए या फिर इंटरोगेटिव के लिए। ठीक है, क्लियर? यानी सम हम यूज करते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए, और एनी हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए। आ रही बात समझ में? आ जाइए क्वेश्चन पे। कह रहा है द मैन रीच्ड देयर विदाउट सम डिफिकल्टी। एक चीज और देखिए, एक तो हमारा होता है क्या? विथ। क्या होता है? विथ। विथ का मतलब होता है हैविंग। क्या मतलब होता है? हैविंग। विथ का मतलब हैविंग। जैसे दूसरा विदाउट, दूसरा हमारा क्या है? विदाउट। अभी जो विदाउट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट हैविंग। क्या हो जाएगा? नॉट हैविंग। तो एक बात बताइए भाई, विथ हैविंग इसका मतलब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। नॉट हैविंग इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्यों नेगेटिव हो जाएगी? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है। विदाउट का मतलब क्या होता है? नॉट हैविंग। तो जब अगर मीनिंग नेगेटिव हो जाए ना तो उसके साथ क्या यूज करना पड़ता है? अभी हमने बताया था, नेगेटिव मीनिंग होगा तो एनी, पॉजिटिव मीनिंग होगा तो सम। यहां देखिए क्या कह रहा है? द मैन रीच्ड देयर विदाउट, विदाउट मतलब नॉट हैविंग, यहां पे क्या हो जाएगा? सम की जगह एनी हो जाएगा। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस वाले पार्ट में गलती है, पार्ट नंबर सी में। ठीक है, सम की जगह हो जाएगा एनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हालांकि पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, द मैन डैश दैट समवन डैश इज पॉकेट। ठीक है, यहां देखिए दो काम हो रहा है, दो काम हो रहा है, दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दो काम हो रहा है, दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा। ठीक है, क्या मैं बता रहा हूं? दो काम हो रहे हैं, दोनों काम किस में हो रहे हैं? पास्ट में हो रहे हैं। तो एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा। समझते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, कि ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट, और ये हमारा क्या हो गया? पास्ट, और ये हमारा क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी जो काम पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ होगा उसको हमें लिखना पड़ेगा किस में? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में, और इसको किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसका मतलब समझिए बात को कि दो काम हुए हैं। देखो, एक तो कह रहा है कि आदमी, मतलब इसमें हुआ यह है कि एक आदमी की पॉकेट मारी गई है और उसको पता चला है। दो ही काम हुए हैं, एक उसकी पॉकेट मारी गई है, एक उस आदमी को कब पता चला, यही बात है। अब दो काम हो गए। तो देखिए, दो काम जब पास्ट में होता है, ठीक है, जो काम पहले होता है उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझिएगा बात को, जो काम पहले होता है यानी जो काम पहले होगा उसको किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसको किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। आ रही बात समझ में? यानी पास्ट के अगर दो एक्शन हैं तो जाहिर सी बात है कि एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा। जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो काम बाद में हुआ होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। क्या ये मेरी बातें समझ आ पा रही हैं? आइए, तो यहां देखिए दो काम हुआ है। एक तो क्या? आदमी को पता चला है, दूसरा उसकी पॉकेट मारी गई है। तो एक बात बताइए, उसको पता कब चला होगा? पॉकेट मारने के पहले या पॉकेट मारने के बाद? तो आपका आंसर आएगा सर पॉकेट मारने के बाद ही उसको पता चला होगा। पहले पता चल जाता तो उसकी पॉकेट ही क्यों मारी जाती है ना?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उसकी पॉकेट मारी गई है, तो पॉकेट मारी गई है इसका मतलब क्या हुआ, उसको लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा काम जो होगा वो किस में हुआ होगा, बाद में जब उसको पता चला है, तो इसका मतलब उसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, V2। ठीक है, जो सीक्वेंस यहां दे रहा है उसी सीक्वेंस में हम यहां पे लिखेंगे भी। ठीक है, तो पहला देखिए ये हमारा रियलाइज सब में ऑप्शन है, तो द मैन रियलाइज दैट समवन पिक दिस पॉकेट। अब समवन, अब यहां पे हिज पॉकेट तो दे रहा है, यानी उसको रियलाइज कब हुआ है, पॉकेट मारने के पहले, यानी ये वाला काम पहले हुआ है और ये वाला काम बाद में हुआ है। तो जब अगर ये वाला काम, जो काम पहले होगा उसको, पहले वाले काम को किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो ये भैया हो गया पास्ट परफेक्ट में, और ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्या ये बातें समझ आ पा रही हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गई, ठीक है, तो आप चेक कर लो। अब तो देखो सबसे पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो सबसे पहला काम पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ये किस में लिखा है, पास्ट परफेक्ट में, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रियलाइज्ड, और दूसरा किस में, हैड पिक्ड। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि जितने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए होंगे वो आगे भी आप इसका यूज कर पाएंगे। एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।